हेलो माय लवली लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सोर्स विद नीता चौहान। आज हम 6th क्लास का 4th चैप्टर करेंगे और जो हमारा 4th चैप्टर है वो है 16 महाजनपद। इससे पहले हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि जो जगह थी, जो प्लेसेस थे, वो पहले जन में चेंज हुए। जन जो थे वो विश्व में बटे हुए थे, विश्व जो थे वो गाँव में बटे हुए थे, और ग्राम जो थे वो परिवार और कुल में बटे हुए थे। तो इस तरह से उनका डिवीज़न हो रहा था। अब जब हम पढ़ेंगे तो वो समय के साथ बदलाव के साथ साथ जनपद जो थे वो महाजनपद मतलब एक बड़ा रूप इन्होंने ले लिया था। तो इसमें हम पढ़ेंगे, आओ जाने देखते हैं जनपद और महाजनपद का उदय कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे। गणतंत्री शासन की परंपरा क्या थी, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मगध का एक विशाल साम्राज्य के रूप में जो उदय हुआ, और मगध के प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। हमारे जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की जो अच्छी बात है वो ये कि हर एक चैप्टर इस तरह से स्टार्ट किया गया है कि कहानी के रूप में हर एक कैरेक्टर हमें बताना चाहता है कि हम कौन सा हमारे इसमें क्वेश्चन उठ सकते हैं हमारे मन में, और उनके जवाब हमें किस प्रकार मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भरत और भारती दोनों चित्रावली देख रहे हैं। भरत, देखो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। भरत रुआव सा होता है, मतलब बोर होता हुआ बोलता है कि हाँ दीदी, इतने सारे देश। हाँ भरत, दुनिया में 100 से भी अधिक देश हैं। नहीं बच्चों, हमेशा से ऐसा नहीं है। चलो आज हम इस विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कहती है, बेटी कहती है इसमें कि पिताजी, क्या हमेशा से दुनिया देशों में बटी है? तो इस पे सवाल की जवाब देते हुए उसके पिताजी बोलते हैं, चैप्टर को पढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो देखते हैं हम क्या है इसमें। जनपद एवं महाजनपद का उदय। भारत में ऋग्वेद युग में राज्य निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। समाज की आरंभिक इकाई, शुरुआती जो इकाई थी वो परिवार था। मतलब जिस तरह से समाज शुरू हुआ उसमें सबसे पहले परिवार बने। परिवार से फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, तो बढ़ते 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 जनसंख्या बढ़ी तो गांव का रूप ले लिया। गांव बना तो जनसंख्या फिर बढ़ती गई तो उसके बाद जन बना। जन के बाद जनसंख्या के आधार पर वो जनपद बना, और जनपद के फिर जनसंख्या के आधार पर वो एक महाजनपद का निर्माण हुआ। परिवार के लोग प्राय एक ही परिवार पूर्वज की संतान होते थे। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहते थे। एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को जन कहा जाने लगा। तो यहाँ पर जो समझ में आ गया होगा, जन जो था एक परिवार, एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले परिवार को कहा गया है। जन के मुखिया को राजन कहा जाने लगा। वह जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता था। राजन की सहायता के लिए सेनानी, पुरोहित और ग्रामीणी आदि अधिकारी होते थे। राजन की सैन्य सहायता के लिए सेनानी होते थे। पुरोहित राजन को धर्म के, ये इंपॉर्टेंट है कि पुरोहित होते थे जो राजन को धर्म के पालन की शिक्षा देते थे। जैसे पहले हमने पढ़ा है कि राजन का जो कर्तव्य होता था वो धर्मपरायण होता था, धर्म ही मायने रखता था उसके लिए, क्योंकि राजा से ऊपर धर्म होता था। उस युग में गाय जन के लोगों की मुख्य संपत्ति होती थी। राजन का मुख्य कार्य जन के लोगों को के गोधन मतलब जो गाय थी उसकी सुरक्षा करना भी होता था। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। एक जन के क्षेत्र में कई ग्राम शामिल होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। जन के क्षेत्र को धीरे धीरे जनपद कहा जाने लगा। एक जनपद में शुरुआत में एक ही जन के लोग रहते थे, मतलब एक ही परिवार के लोग रहते थे। आगे चलकर दूसरे जनों के लोग भी उनमें जनपद में आकर रहने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहाँ जनपद तो जो था एक ही परिवार से या एक ही पूर्वज की संतान रहते थे उसे जन कहा गया। धीरे धीरे तो दूसरे जनों के लोग भी वहाँ पर रहने लगे। समय के साथ इनके बीच सांस्कृतिक रिश्ते स्थापित हो गए। एक जनपद में नगर और ग्राम दोनों शामिल होते थे। जीवन में स्थिरता आने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जनपदों का आकार भी बढ़ने लगा। छोटे जनपद बड़े जनपदों में बदलने लगे। इनके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होने लगी। जब इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, इसी युग को भारत का महाजनपद काल कहा गया है। वैदिक युग के जन अब 16 बड़े महाजनपदों में बदल गए थे। सभी महाजनपद गांधार मतलब अफगानिस्तान में है गांधार, वहां से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैले हुए थे। तो हम इसे आगे मैप में देखेंगे किस प्रकार से इसका एरिया जो है कवर किया इन्होंने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में केंद्रीय सत्ता के संगठन की कमी थी। सारा राष्ट्र अनेक छोटे छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। और महावस्तु जैन ग्रंथ क्या था? भगवती सूत्र। इसमें महाजनपदों की जो संख्या वो 16 दी गई है। जन संवत इनकी वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है, ये हम कह नहीं सकते। इन महाजनपदों में से कुछ राजतंत्रीय थे और कुछ गणतंत्रीय प्रशासनिक
ढांचा अपनाए हुए थे। तो यहाँ पर राजतंत्र का मीनिंग क्या होता है, गणतंत्र का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि राजा और उसके वंश के उत्तराधिकारी द्वारा चलाया जाता था राजतंत्र। और गणतंत्र का मतलब था किसी भी राज्य में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता था। तो आज की भी जो शासन प्रणाली है वो है गणतंत्रीय। महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी। अभी हम ये देखेंगे विकास किस तरह से हुआ। हमें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है, वैदिक साहित्य से मिलती है। वेद कहते वो ब्राह्मण ग्रंथ भी भारतीय राज्य व्यवस्था की व्यापक जानकारी देते हैं। महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। जो अर्थशास्त्र है वो किसकी पुस्तक है, वो है कौटिल्य के द्वारा रचित। भारतीय राजनीति व्यवस्था और जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति व्यवस्था पर जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बुक है, पुस्तक है कि गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। किसकी राजनीति व्यवस्था की गहरी जानकारी कौन सा प्रदान करती है ग्रंथ, वो है महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हमें जानकारी मिलती है कि भारत में सभा और समिति लोकतंत्र की प्राचीन संस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज ही अपनाई, ये पहले से ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का कथन है कि सभा और समिति का जो जन्म है वो ऋग्वेद युग में हुआ था। सभा और समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। ये संस्थाएं भारत में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती हैं। ऋग्वेदिक जनपद समय के साथ महाजनपद में बदले और महाजनपद जो थे वो राजतंत्रीय और गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का जो पद होता था वो वंश अनुगत होता था, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। आगे चलकर महाजनपद काल में साम्राज्य का दौर शुरू हो गया और इस दौर में मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया और मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे, देखो 16 जनपद जो थे महाजनपद वो इस तरह थे। जैसे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दे रखी है, अवंती, उज्जैनी और महिषी, सूरसेन, मथुरा। अच्छा, अवंती की ये 2 दे रखी हैं, ठीक है। तो पहले एक को बनाया, फिर बाद में दूसरी जो जगह है, प्लेस है, उसको बना लिया। उसके बाद पांचाल है, आइच्छत्र और कापिल्य भी इसकी राजधानी बनी है। उसके बाद है अंग की राजधानी चंपा, मगध, राजगृह, पाटलिपुत्र, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रीवस्ती। तो आप यहाँ देख सकते हो सारी की सारी 16 महाजनपद जो है यहाँ पर दे रखे हैं और उनकी राजधानियों के साथ हैं ये। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो महाजनपद थे वो किस तरह से बटे हुए थे। मतलब यहाँ पर है गांधार अफगानिस्तान और ये रहा साउथ उसमें दक्षिणी पठार में दक्कन का पठार। यहाँ तक इन्होंने अपना महाजनपद फैलाया हुआ था, धीरे धीरे कवर करते चले गए। आगे बढ़ते हैं। इन 16 महाजनपदों में प्रत्येक महाजनपद एक दूसरे से संघर्ष करता था। शक्तिशाली महाजनपद अवसर मिलते ही कमजोर को हड़पने की कोशिश करते थे और छोटे छोटे महाजनपदों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। समय के साथ साथ गणतंत्रीय जो शासन प्रणाली थी उसकी अपेक्षा राजतंत्र की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई थी। मतलब लोगों को राजतंत्र पसंद आने लगा था। हड़पना, जब लोग संघर्ष कर रहे थे तो ऑब्वियसली कि राजतंत्र ही स्थापित होगा। उस समय गण राज्यों को भी आवश्यकता अनुसार संघ राज्यों का निर्माण करना पड़ा था। विभिन्न महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया और फिर उसके बाद प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का जो विवाह है वो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से किया। उसने शाकों के साथ भी विवाह संबंध स्थापित किए। वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह किया, अतः विवाह संबंधों से राज्यों में मित्रता स्थापित हो जाती थी, इसलिए वो विवाह संबंध बनाते थे। अब हम देखेंगे भारत में गणतंत्रीय शासन की जो परंपरा है वो कैसे आई। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति नहीं थी। कहीं राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी तो कहीं गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, कहीं कहीं दोनों प्रकार की शासन प्रणाली थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का जो मुखिया होता था वो चुना हुआ होता था, निर्वाचित होता था। मल और वह वज्जी गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे। सभी गणतंत्रीय राज्यों में समान शासन व्यवस्था नहीं थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की जो स्वतंत्रता व समानता को महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में ना होकर गण या फिर विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। तो गणतंत्रता का मतलब यही होता है, जब किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में ना होकर सत्ता कि अन्य व्यक्तियों के हाथों में होती है, तो उसी का मतलब होता है गणतंत्र। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक प्रधान राष्ट्रपति होता था। यह गण या संघ की सभा द्वारा सामान्यतः जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। कभी कभी गण के जो मुख्य होते थे वो वंश अनुगत भी होते थे। आगे है गणतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा एक प्रतिनिधि
परिषद की अध्यक्षता करता था। मतलब परिषद मतलब एक सभा होती थी, उसको परिषद कहा गया है। और गणराज्यों का शासन एक सर्वोच्च परिषद के हाथ में होता था। इस परिषद में युवा और वृद्ध दोनों शामिल होते थे। तो आप समझ में आ गया होगा कि परिषद किसे कहा गया है। तो युवा और वृद्ध लोग जो होते थे उनकी एक सभा होती थी, उसको परिषद कहा गया है। इन सभाओं में वाद विवाद होता था। इन राज्यों का लंबे समय तक अस्तित्व बना रहा। लोग गणतंत्र की तुलना में राजतंत्र शासन प्रणाली को अच्छा मानने लगे थे। ऐसी परिस्थितियों में मगध के नेतृत्व में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। तो इस तरह से उदय हुआ शक्तिशाली राजतंत्र का। अब हम पढ़ेंगे मगध के प्रमुख राजवंश। जो पहला वंश है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार हुए हैं, अजातशत्रु हुए हैं और उदयन हुए हैं। तो ये चलो इनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है इसका। बिंबिसार इस वंश का सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार ही था, जिसने 1544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। मतलब 492 का मतलब है कि 492 में इसकी मृत्यु हो गई थी और 544 में इनका जन्म हुआ था। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार ने अंग राज्य को विजित कर मगध का विस्तार शुरू किया। उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त किया। मगध की आरंभिक जो राजधानी थी वो ग्रीव्रज मतलब राजगृह, दो नाम रखे थे, मतलब ग्रीव्रज भी कहते थे और राजगृह भी कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि जब उनकी 492 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठते हैं। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार के बाद मगध का शासक बना। वह इतिहास में कुणिक नाम से भी चर्चित है। कुणिक भी इसे कहा गया है, ये ध्यान रखना। अजातशत्रु ने दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत काशी और वज्जी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसमें था जो इसकी जो शासनकाल था अजातशत्रु का, उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध सभा आयोजन किया था यहाँ पर 483 ईसा पूर्व। अजातशत्रु की 460 ईसा पूर्व में उसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी गई। तो पहले राज्यों को हड़पने के लिए पुत्र ही अपने पिता की हत्या कर देते थे, बट आज के रूप में तो इसको दंडनीय अपराध माना गया है। आगे है उदयन। उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसने गंगा व सोन नदियों के संगम पर, जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुरा भी कहा गया है, नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। और उसे इसके बाद वे जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? उदयन। तो वे अपने पूर्वजों की तरह राष्ट्रवादी शासक थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे शिशुनाग नामक अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, तो वो उन्होंने 412 ईसा पूर्व में समाप्त कर मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हर्यक वंश के बारे में। और 412 के बाद शिशुनाग वंश की जो है स्थापना हो गई थी। तो अब इसमें हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनमें जो मुख्य जो शासक थे वो क्या है। मगध के जो मुख्य शासक हैं ये हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। तो यही तीनों के तीनों रहे हैं हर्यक वंश के शासक। अब हम पढ़ेंगे शिशु नागवंश, जिसकी स्थापना हुई थी 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। इस वंश के संस्थापक एक शासक शिशुनाग ने अवंती जो है, हमने इससे पहले पढ़ा है कि वो एक राजधानी थी, वत्स्य राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मगध साम्राज्य का और विस्तार किया। शिशुनाग ने वज्जी को नियंत्रण में रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र कालाशोक, जिसको हम काकवर्ण भी कहते हैं, उन्होंने 367 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। तो हमने इससे पहले हमने पढ़ा था 483, हमने क्या पढ़ा था 483 पढ़ा था, जो कि पहली बौद्ध सभा हुई। और उसके बाद सीधे 100 ईयर बाद जो है उसके बाद सीधा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, ये ध्यान रखना, वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। महानंदनी मतलब नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसने 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और नए राजवंश की स्थापना की, जो नंद वंश के नाम से जाना गया। तो पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई, उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई और उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। अब नंद वंश का जो स्थापना हुई थी वो 344 से लेकर 322 तक रही। महापद्म नंद इस वंश के संस्थापक थे। उसने विशाल सेना बनाई और उसके प्रभाव से इक्ष्वाकु कुरु, इक्ष्वाकु कौन था? इक्ष्वाकु एक वंश का नाम है जो कि हमने महाभारत में पढ़ा था। इक्ष्वाकु कुरु, सूरसेन, मथुरा, कलिंग आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की। महापद्म नंद ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। महापद्म नंद की मृत्यु के बाद
उसका पुत्र पंडुक शासक बना, लेकिन वह अयोग्य था। इनके बाद कई शासक थोड़े थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठे और अंत में इस वंश का अंतिम जो शक्तिशाली शासक था वो था धनानंद बना। यह सिकंदर का समकालीन था, मतलब एक स्थान पर सिकंदर शासन कर रहा था तो दूसरी जगह धनानंद शासक बना था। उसके पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, परंतु वह प्रजा में अलोकप्रिय था, लोगों को पसंद नहीं था वो। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने कौटिल्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व मगध पर आक्रमण कर दिया और धनानंद को हराकर नंद वंश साम्राज्य को समाप्त कर दिया और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है भारत में किस प्रकार से हुई थी। तो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ कृपया, प्लीज़। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।